कल हमने परक्विजिट स्टार्ट किए थे। परक्विजिट्स में हम लोगों ने 7 परक्विजिट डिस्कस कर लिए थे। पहला परक्विजिट था ईसॉप, जिसमें हमें मार्केट वैल्यू लेनी है ऑन द डेट व्हेन एम्प्लॉय एक्सरसाइजेज द ऑप्शन, और उसमें से माइनस करना है अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। सेकेंड जो हमने परक्विजिट डिस्कस किया था वो था गिफ्ट। मॉनिटरी गिफ्ट्स आर फुल्ली टैक्सेबल। गिफ्ट इन काइंड अगर है तो फिर उधर 5000 की लिमिट है और 2 अलग अलग व्यूज़ हैं। दोनों व्यूज़ में 5000 तक गिफ्ट है तो इट इज़ एग्जाम। 5000 से ऊपर गया तो एक में एक्सेस टैक्सेबल है और दूसरे व्यू में फुल्ली टैक्सेबल है। टी कॉफ़ी स्नैक्स एग्जाम्ड है। लंच एग्जाम्ड है अप टू 50 रुपीज़ पर मील पर डे, और ये एग्जाम्शन आपको सिर्फ 115 BAC में नहीं मिलेगा, ये ऑप्शनल स्कीम का ही एग्जाम्शन है। उसके बाद टिफ़िन अलाउंस या लंच अलाउंस दिया गया, देन इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ मूवेबल असेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन एंड टेलीफोन, वो एग्जाम्ड है। मोटर कार के लिए अलग से चार्ट आएगा। एंड अपना एनी अदर असेट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, एंड हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। सेल ऑफ मूवेबल असेट डिस्कस किया था। सेल ऑफ मूवेबल असेट में पहले आप असेट की एक्चुअल कॉस्ट ले लोगे और उसमें से लेस करोगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन आप लेस करोगे ओनली फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, तो आपको WDV मिल जाएगा और WDV में से माइनस करोगे अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। डेप्रीसिएशन के रेट डिपेंड करते हैं असेट के ऊपर। अगर असेट कंप्यूटर है या रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो रेट है 50%, मेथड है WDV। मोटर कार के केस में रेट है मेथड अगेन WDV, एंड एनी अदर असेट के केस में 10% और SLM। उसके बाद लोन वाला हमने एक परक्विजिट डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को लोन दिया है। अब लोन जो दिया है या तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हो रहा है या तो चार्ज हो रहा है लेकिन कम रेट पे यू कैन से लोन दिया गया है, रेट कम चार्ज कर रहे हैं हम लोग। तो अब वो केस में प्रोविज़न क्या था, तो अगर लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है तो टैक्स नहीं लगेगा, बट अगर लोन किसी अदर पर्पस के लिए है तो उसमें अगर लोन 20,000 या उससे कम है तो नो टैक्स, एंड 20,000 से ज़्यादा है तो टैक्स आएगा। अब उसमें अपने को 3 चीज़ें चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन इज़ ऑलवेज 1 मंथ। रेट में SBI का रेट लेना है एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, एंड प्रिंसिपल अमाउंट में मंथ एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेना है। तो शॉर्ट में लास्ट डे पे जाओ, बैलेंस आउटस्टैंडिंग देखो कितना है और उस पर SBI का रेट लगा दो फॉर एंटायर मंथ। अब ये देखो 2 परक्विजिट्स, ये बहुत इजी है। वाटर, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन और सर्वेंट, ये सब प्रोवाइड किया अगर, तो इसमें व्हाट विल बी योर परक्विजिट वैल्यू, तो इट विल बी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। तो अगर समझो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल एम्प्लॉयर ने भर दिया, साल का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका समझो कि 1 लाख आ रहा है, 1 लाख एम्प्लॉयर ने भर दिया, तो कहना इसे अब आपके बेनिफिट कितना, 1 लाख। और अगर 1 लाख आप एम्प्लॉयर ने भरा और आपसे 10,000 रिकवर किया तो बेनिफिट कितना, 90,000। वही चीज़ लिखी है। अब वो वाटर हो, गैस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर आपके घर पे सर्वेंट भेजा एम्प्लॉयर ने और उसकी सैलरी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है, तो वो भी आपके लिए क्या बन गया, बेनिफिट। फिर देखो क्रेडिट कार्ड आ रहा है। समझो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्या प्रोवाइड किया था, क्रेडिट कार्ड। सो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को क्रेडिट कार्ड दिया और एम्प्लॉई को बोला कि आप जब भी कोई खर्चा करोगे तो ये क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। पूरे साल में एम्प्लॉई ने ये क्रेडिट कार्ड यूज़ किया डिफरेंट जगह पे, और उसके बिल्स आना स्टार्ट हुए। बिल्स जो आए सब मिला के समझो साल के 2 लाख आए। ये 2 लाख एम्प्लॉयर ने खुद ने पे कर दिया, तो आपको कितने पे टैक्स लगेगा, 2 लाख पे। समझो 2 लाख एम्प्लॉयर ने पे किया और आपसे 20,000 रिकवर किया, 1,80,000 पे।
समझो आपको क्रेडिट कार्ड दिया था और आपको बोला था कि ये क्रेडिट कार्ड ऑफिस के लिए भी यूज़ करना और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ करना। पूरे साल में आपने 2 लाख का क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, जिसमें से 50,000 का क्रेडिट कार्ड ऑफिस के लिए यूज़ किया था। अब एम्प्लॉयर ने आपसे 10,000 रिकवर भी किया है, तो आपका बेनिफिट कितना? 2 लाख माइनस 50,000, क्योंकि वो तो ऑफिस का यूज़ है, उतना तो बेनिफिट आपको है ही नहीं, माइनस 10,000 क्योंकि उतना आपने पे किया 1,40,000 पे टैक्स। सो देखो क्रेडिट कार्ड के केस में व्हाट इज योर पीवी, दैट इज परक्विजिट वैल्यू, एक्सपेंसेस इनकर्ड माइनस यूज फॉर ऑफिस पर्पस माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। अरे समझा? सो ये 2 परक्विजिट आपके और ऐड हो गए, लिख लो ना अभी, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। पे ध्यान देना। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट परक्विजिट जो अपने को डिस्कस करना है वो है मेडिकल परक्विजिट और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना, ये एक परक्विजिट ऐसा है जिसमें 8 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ ये अकेले परक्विजिट के ऊपर ही। अब एक एग्जाम्पल लो कि समझो मिस्टर एक्स जो है ये एम्प्लॉई है और ये एम्प्लॉयर है। अब मिस्टर एक्स का मेडिकल ट्रीटमेंट करना है या फिर मिस्टर एक्स के फैमिली मेंबर्स का कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है। सो या तो एम्प्लॉई का मेडिकल ट्रीटमेंट है या तो एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का। अब 2 चीजें हो सकती है, एक एम्प्लॉयर ही डायरेक्टली खर्चा कर दे, सो ये पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो, एम्प्लॉयर डायरेक्टली पेमेंट कर दे खर्चे का, तो ये बेनिफिट हो गया। या फिर खर्चा पहले सारा एम्प्लॉई कर दे और फिर एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर दे, दोनों केस में एम्प्लॉय को तो बेनिफिट मिला ही। समझो एक एग्जांपल लो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, समझो वो मैं भर दूं डायरेक्टली, तो भी आपके लिए बेनिफिट है यार, आप भर दो और मैं आपको, तो भी आपके लिए बेनिफिट है। तो सेम चीज यहां पे है कि मेडिकल खर्चे या तो मैं ही कर दूं डायरेक्टली तो आपके लिए वो बेनिफिट हुआ, या तो आपने किए और मैंने उसको रीइंबर्स किया तो आपके लिए बेनिफिट हुआ। अब ये जो अपन परक्विजिट सीखने जा रहे हैं ना अभी, ये एक एग्जम्प्ट परक्विजिट है। एग्जम्प्ट मतलब क्या? हम आपको यहां पे टैक्स नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन यहां पे आपको टैक्स तभी नहीं लगेगा जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या फिर एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का होगा। या तो ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा और या तो एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का होगा, तो हम तुम्हें एग्जम्पशन देंगे। अब क्वेश्चन आता है सर फैमिली में कौन कौन आएगा, फैमिली मेंबर्स में कौन कौन? तो ध्यान से समझो, फैमिली में कौन कौन आएगा? नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 ब्रदर एंड सिस्टर, फिर स्पाउस और फिर आपके बच्चे। पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर फैमिली के अंदर कवर्ड है ओनली इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई, एंड स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट और नॉट। अब ध्यान से समझो, यहां पे ना इनकम टैक्स एक्ट में आप लोग 5 या 6 बार फैमिली का डेफिनेशन पढ़ोगे या रिलेटिव का मीनिंग पढ़ोगे। सब जगह पे रिलेटिव का मीनिंग इज डिफरेंट, सब जगह पे रिलेटिव का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। ये रिलेटिव का मीनिंग है ओनली फॉर दिस परक्विजिट, ये जो रिलेटिव का मीनिंग है दैट इज ओनली फॉर दिस परक्विजिट। मैंने क्या बोला आपको? हम पढ़ रहे हैं एग्जम्प्ट परक्विजिट।
ये जो परक्विजिट है वो क्या होने वाला है, एग्जाम। तो एग्जम्पशन कब मिलेगा आपको, जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या एम्प्लॉई के, और फैमिली में कौन कौन आएगा, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस एंड चिल्ड्रन। बस ये लोग ही फैमिली के अंदर कवर्ड है। बैठ रहा है दिमाग में? चलो, अब अगर आपको क्वेश्चन में मेडिकल अलाउंस वर्ड आया, अलाउंस, तो फिर जो भी मैं सिखा रहा हूं वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। अरे अलाउंस वर्ड आ गया ना, तो नोट नंबर 1 में चले जाने का, और नोट नंबर 1 में मेडिकल अलाउंस पे मैंने कुछ सिखाया ही नहीं है, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अब समझो, मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मैंने आपको पहला पॉइंट क्या सिखाया, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस या मेडिकल अलाउंस आया तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। यहां पे देखो फैमिली वर्ड लिखा है, फैमिली इंक्लूड्स नंबर 1 स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट और नॉट, नंबर 2 पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर हु आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई। तो ये फैमिली, अब ये फैमिली का डेफिनेशन क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, हम पढ़ने जो जा रहे परक्विजिट वो एक एग्जम्प्ट परक्विजिट है। एग्जम्प्ट परक्विजिट है तो इसका मतलब आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का, और फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा वो मैंने आपको बताया। अब देखो, अब अगर ट्रीटमेंट बोलो कहां पे हो रहा है, इन इंडिया, कहां हो रहा है ट्रीटमेंट, नंबर 1 इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर नंबर 2 इन अ notified or a recognized hospital notified by income tax department, notified by, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर होता है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, CCIT, दैट इज चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। वो नोटिफाई करता है ऐसी हॉस्पिटल में भी अगर ट्रीटमेंट हुआ और पैसा किसने दिया, एम्प्लॉयर ने दिया या एम्प्लॉय ने दिया और एम्प्लॉयर ने उसको, तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। या फिर ट्रीटमेंट कहां पे हुआ, इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का खुद का एक हॉस्पिटल है एंड वहां पे ट्रीटमेंट हुआ, या फिर ट्रीटमेंट कहीं पे भी हुआ हो बट बीमारी कोविड थी और उसका ट्रीटमेंट हुआ है। पहले 3 जगह पे हॉस्पिटल मेंशन किया है, ट्रीटमेंट कोई भी चीज का हो। चौथा पॉइंट है ट्रीटमेंट कोविड का है, हॉस्पिटल कोई भी हो। कोविड हुआ था किसको, एम्प्लॉई को या एम्प्लॉई के, और कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट किया और खर्चा एम्प्लॉयर ने किया या एम्प्लॉई ने किया और एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स किया। अब ये 4 केसेस में फुल्ली एग्जाम। टीवीओपी का मतलब है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्या है बोलो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो अगर समझो ये एम्प्लॉयर है और ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का ये ब्रदर है, ये ब्रदर बीमार था, ये ब्रदर को एडमिट किया समझो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, खर्चा हुआ 1 लाख का। ये सारा 1 लाख का खर्चा किसने पे कर दिया है बोलो, एम्प्लॉयर ने, और ब्रदर जो है ना, ब्रदर वो मिस्टर एक्स पे डिपेंडेंट था। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये पूरा का पूरा 1 लाख एग्जेम्प्ट। बट अगर मैं बोलूं ब्रदर एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं था तो ये पूरा 1 लाख टैक्सेबल। ये जहां जहां पे भी एग्जम्प्ट लिखा है ना, याद रखना आपको एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का होगा, और फैमिली मेंबर में पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर जो एम्प्लॉई पे डिपेंडेंट है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट और नॉट, वो लोग ही का वर्ड है। समझा कि नहीं समझा? अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ट्रीटमेंट कोई अदर हॉस्पिटल में ही हुआ है, इट इज फुल्ली टैक्सेबल, इट इज फुल्ली। अब
क्वेश्चन में सिर्फ इतना दिया कि मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ किसका, ब्रदर का, जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, 50,000 का खर्चा हुआ है, बस कुछ लिखा नहीं है, कहां हुआ, कौन सी हॉस्पिटल में, कुछ नहीं दिया है। तो अदर समझने का और फुल्ली टैक्स करने का, ये चीज तो मुझे बार बार ना पूछो, इसीलिए नोट ही डाल दिया है। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन अज्यूम ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया इन अदर हॉस्पिटल। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ ही चीजें। अब आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, क्या कि अगर ट्रीटमेंट, बोलो कहां हो रहा है, आउटसाइड इंडिया। समझो ये मिस्टर एक्स है, उसके ब्रदर है, ब्रदर एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है, कहां करवाना है, आउटसाइड इंडिया करवाना है उसका ट्रीटमेंट, ठीक है, आउटसाइड इंडिया उसका ट्रीटमेंट करवाना है। अब अगर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया करवाना है तो तुम समझो, पहली चीज तो एक तो ट्रीटमेंट पे खर्चा होगा, दूसरा खर्चा होगा रहने का वहां पे, और तीसरा खर्चा होगा ट्रैवल का। 3 खर्चे होंगे, एक ट्रीटमेंट पे खर्चा, एक स्टे पे खर्चा और एक ट्रैवल पे खर्चा। अब ट्रीटमेंट तो कहना इसे एक ही जन का होगा जो बीमार है, बट कैसा होता है कोई बीमार है तो उसके साथ कहना से कोई एक पर्सन जाएगा भी, तो स्टे में वो बोल रहे हैं 2 लोग और ट्रैवल में भी वो लोग बोल रहे हैं 2 लोग। मतलब क्या, हम तुम्हें यहां पे एग्जम्पशन देंगे, हम तुम्हें यहां पे एग्जम्पशन देंगे, जिसका ट्रीटमेंट है उसका तो एग्जम्पशन मिलेगा ही, प्लस स्टे में 2 लोगों का मिलेगा, एक जिसका ट्रीटमेंट है और एक उसके साथ जो जा रहा है वो, और ट्रैवल में भी हम आपको 2 लोगों का एग्जम्पशन देंगे। अब समझो कि एम्प्लॉई मिस्टर एक्स है, उसका ब्रदर बीमार है, एम्प्लॉई, ब्रदर और दोनों के स्पाउस चारों चले गए बाहर ट्रीटमेंट के लिए, बोले ट्रीटमेंट भी करवा लेंगे फिर घूम भी लेंगे, और सब खर्चा समझो एम्प्लॉयर ने किया है, तो तुम समझो फिर तुम्हें एग्जम्पशन में सिर्फ 2 का ही स्टे का मिलेगा और 2 का ही ट्रैवल का मिलेगा, बाकी 2 का तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो भी ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है, किस पे, एंड जो भी स्टे पे खर्चा हुआ है, ट्रीटमेंट पे एंड स्टे पे, दैट इज एग्जेम्प्ट एज पर आरबीआई लिमिट। ये आरबीआई लिमिट आपको कहां से मिलेगा, तो ये मिलता है फ्रॉम अ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो आपको इसमें ना कोई दिमाग नहीं चलाना है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ है 5 लाख, permitted by RBI is 4,50,000. 4,50,000 is exempt, 50 is taxable. But if suppose a person जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है is not covered by definition of family, then full 5 lakh is taxable. अरे भाई एग्जम्पशन मैंने आपको क्या बोला, तभी मिलेगा जब फैमिली के ऊपर ट्रीटमेंट हो या एम्प्लॉई के ऊपर हो, बोलो समझा। एंड जो आपका ट्रैवल का खर्चा है, कौन सा खर्चा बोलो, अब ट्रैवल के खर्चे में ना ये लोग क्या बोल रहे हैं, यू कैलकुलेट योर ग्रॉस टोटल इनकम। नाउ व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम मींस कहना इसे 5 हेड्स का इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स, तो कहना इसे आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। लेकिन सैलरी इनकम तो हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये लोग ने क्या प्रोविजन बनाया कि ठीक है सैलरी इनकम आप कैलकुलेट करो, एक काम करो एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। मतलब क्या, ये चीज को छोड़ के सैलरी इनकम निकाल लो और उसमें हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स ऐड कर देना। ग्रॉस टोटल इनकम तुम्हारी देखना कितनी है। अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख या उससे कम है तो जितना भी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पे खर्चा हुआ रहेगा ना, इट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, और अगर ये 2 लाख से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। थोड़ा सा है ना प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली कुछ भी बोलते हैं अपन, प्रैक्टिकली बात करते हैं। आज अगर एम्प्लॉई को आउटसाइड इंडिया आप ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हो, क्या ना इसे एक एम्प्लॉई एक लेवल पे काम कर रहा होगा तब भेज रहे हो,
उसका ग्रॉस टोटल तो छोड़ो, उसका सैलरी इनकम ही 2 लाख से ज्यादा होगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं ना, तो प्रैक्टिकली तो हमेशा कहना इसे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टैक्सेबल ही है। थियोरिटिकली ठीक है, प्रैक्टिकली तो वो 2 लाख से ज्यादा ही होगा। और कोई पर्सन को तुम ऐसा नहीं बोल, ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेजोगे तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से कम होगी, कहना इसे वो पॉसिबल ही नहीं है। और उसको तुम भेजोगे भी नहीं आउटसाइड इंडिया। किसको भेजोगे ट्रीटमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया? जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट पर्सन हो। कुछ समझ में आ रहा है? सो ये चीज टैक्सेबल ही होती है। बट यस, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अपने को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ट्रैवल का खर्चा एग्जाम्प्ट होगा अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम, अच्छा ग्रॉस टोटल इनकम अपन निकाल रहे हैं एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को छोड़ के ग्रॉस टोटल इनकम निकालो। अगर वो 2 लाख या उससे कम है देन इट इज एग्जेम्प्ट, और 2 लाख से ज्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल। बराबर? अब 2 चीजें, एक है मेडिक्लेम प्रीमियम और एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। व्हाट इज मेडिक्लेम प्रीमियम एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? मेडिक्लेम प्रीमियम का मतलब होता है कि अगर समझो आपने इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरा, कल उठ के अगर पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो जो भी खर्चे होते हैं ना वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। आपने मेडिक्लेम प्रीमियम पे किया, समझो कि वो 1 साल के लिए पे किया। अब वो 1 साल में पर्सन कभी एडमिट हुआ ही नहीं, तो जो प्रीमियम आपने भरा वो भूल जाओ, वो भूल जाओ। नेक्स्ट ईयर वापस प्रीमियम भरो। आ रहा है समझ में? तो इट इज फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस कि कल उठ के अगर कोई पर्सन को अपने को एडमिट करना पड़ा तो उसके जो भी मेडिकल खर्चे होंगे वो इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगा। दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या कि अगेन यू पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरो। अब इसमें एक पॉलिसी का टेन्योर होता, दैट इज ड्यूरेशन, 20 साल या 25 साल या 50 साल जो भी होगा। तो अभी समझो आपने पॉलिसी लिए 25 साल की, इसका मतलब 25 साल के पहले अगर समझो पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होंगे उसको इंश्योरेंस कंपनी अमाउंट पे करेगा। एंड इन केस 25 साल तक कुछ भी नहीं हुआ देन इट इज अ मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी, तब इंश्योरेंस कंपनी आपको ही पैसा पे करेगा। सो ये होता है लाइफ इंश्योरेंस। सो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अब देखो, अब मैं एम्प्लॉयर हूं, आप लोग एम्प्लॉई हो, आपका मेडिक्लेम मैंने भर दिया, प्रीमियम प्रीमियम, या फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने भर दिया। अब अगर मैं आपका लाइफ इंश्योरेंस भर दूं या मैं आपका मेडिक्लेम प्रीमियम भर दूं, कहना इसे आपके लिए वो चीज बेनिफिट हो गई, परक्विजिट हो गई। तो अब प्रोविजन क्या है? अगर मैंने, सुनो बराबर से, अगर मैंने आपका या आपके फैमिली मेंबर्स का मेडिक्लेम भरा होगा, मेडिक्लेम, आपको पूरा एग्जेम्प्ट है, आपको कोई टैक्स नहीं। अगर मैंने आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा होगा तो वो आपको टैक्सेबल है। मैंने अगर आपका मेडिक्लेम भरा होगा तो वो एग्जेम, और लाइफ इंश्योरेंस भरा होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल। तो अब मैं अगर एग्जांपल लूं, समझो कि मैं यहां पे लिखूं मेडिक्लेम प्रीमियम, और यहां पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। पॉलिसी इन द नेम ऑफ, ये मैं आपको दूंगा 1, 2 ऐसे एग्जाम्पल दूंगा। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने प्रीमियम भरा, पॉलिसी किसके नाम पे है? मेडिक्लेम प्रीमियम भरा, लाइफ इंश्योरेंस भरा। पहला समझो पॉलिसी एम्प्लॉई के ही नाम पे है, दूसरा
एम्प्लॉई के पेरेंट्स के नाम पे जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई। तीसरा, एम्प्लॉई के ब्रदर के नाम पे पॉलिसी है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई। एम्प्लॉई के स्पाउस के नाम पे पॉलिसी है, नॉट डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉई। एंड एम्प्लॉई के बच्चों के नाम पे पॉलिसी है जो एम्प्लॉई पे डिपेंडेंट है। बराबर? चलो, मेडिक्लेम प्रीमियम कहाँ कहाँ पे एग्जम्प्ट होगा वो बताओ। एम्प्लॉई का मेडिक्लेम प्रीमियम एग्जम्प्ट, पेरेंट्स का, ब्रदर का टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ब्रदर अब फैमिली के डेफिनेशन में कवर्ड नहीं है। स्पाउस का, बच्चों का एग्जम्प्ट। और लाइफ इंश्योरेंस में तो सबका टैक्सेबल। सो ये 2 पॉइंट है। मेडिक्लेम प्रीमियम पेड is exempt if policy is in the name of employee or family members. Life insurance premium paid by employer is taxable. अब कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये दिया होगा, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम। मतलब क्या? देखो, आज समझो एम्प्लॉइज को फैक्ट्री में काम करना पड़ रहा है मशीन पे। अब वो टाइम पे कुछ एक्सीडेंट हुआ मशीन पे काम करते करते, तो उसके लिए एम्प्लॉयर क्या ले लेता है? पॉलिसी ले लेता है। तो उसको हम बोल रहे हैं पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो उसका प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर ने भरा तो वो भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। वो भी क्या हो जाएगा? बोलो, एग्जेम्प्ट हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई। तो ये आपका और एक परक्विजिट खत्म हो चुका। कौन सा परक्विजिट है ये? मेडिकल परक्विजिट। एक और पॉइंट करते हैं और फिर साथ में दोनों। एजुकेशन परक्विजिट। अब कंफ्यूज मत होना, यहां पे समझो। अगर आपको क्वेश्चन में एजुकेशन अलाउंस वर्ड दिया, अलाउंस, तो फिर वो फर्स्ट नोट में आ जाएगा। ये एजुकेशन का अलाउंस नहीं है, ये एजुकेशन का परक्विजिट है। अब इसमें आपको 2 चीजें हैं। नंबर 1, या तो आपको एजुकेशन का फैसिलिटी मिल रहा है या फिर आपको एजुकेशन का रीइंबर्समेंट हो रहा है। अब डिफरेंस क्या है फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट में? अगर है ना, अगर बिल इनवॉइस जिसको हम बोलते हैं, वो एम्प्लॉयर के ही नाम पे आता है, देन इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। बट अगर समझो बिल एम्प्लॉई के नाम पे आता है और एम्प्लॉई उसको पे करता है और एम्प्लॉयर उसको वापस पे कर रहा है, देन इट इज अ रीइंबर्समेंट। एग्जाम्पल लेते हैं। अब आपको पहले तो यहां पे ये देखना है कि एजुकेशन किसको मिल रहा है। फर्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। समझो आपने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, आपने सागर लिमिटेड ज्वाइन किया। सागर लिमिटेड एम्प्लॉयर है, आप लोग एम्प्लॉई हो। अब मैंने आपको बोला कि भाई देख, एक टैली करके सॉफ्टवेयर है जो आपको सीखना पड़ेगा। तो आप है ना, राज कंप्यूटर्स में जाओ और वहां पे जाके टैली सीख के आओ। उनको बोल देना कि सागर लिमिटेड के वहां से आए हो। अब आप गए राज कंप्यूटर्स में, आपने सिर्फ उनको बोला कि सागर लिमिटेड से आए हैं, उन्होंने आपको टैली सिखाना चालू कर दिया। कोई पेमेंट आपसे नहीं लिया, डायरेक्टली मुझसे पेमेंट लिया। जैसे ही आप वहां पे गए, उन्होंने मुझे बिल भेज दिया। नाउ इट इज अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड। मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया? फैसिलिटी। बैठ रहा है दिमाग में आपके? अब इसमें एजुकेशन किसको मिला? एम्प्लॉई को एजुकेशन मिला। या फिर मैंने आपको बोला आप जाओ राज कंप्यूटर में, फी भरो, वहां पे आप पेमेंट कर देना, बिल मुझे दे देना और मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा। तो दैट इज अ रीइंबर्समेंट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, चाहे आपको एजुकेशन की फैसिलिटी मिले या चाहे आपको एजुकेशन का रीइंबर्समेंट मिले, दोनों केस में कहने से आपका तो बेनिफिट हुआ। अब अगर एजुकेशन एम्प्लॉई को मिल रहा है, जो एजुकेशन है वो किसको मिल रहा है?
तो आज एम्प्लॉय को एजुकेशन क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मेन पर्पस इस कहने से वो जो भी नॉलेज उसको मिलेगा वो कहीं ना कहीं ऑफिस में यूज होगा। तो इसीलिए बोल दिया कि एम्प्लॉय को जब एजुकेशन मिलेगा ना, इट इज एग्जेम्प्ट। मतलब आप टैली सीखने गए, राज कंप्यूटर ने बिल एम्प्लॉयर को भेजा, एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, या आपने पे किया, मैंने आपको रीइंबर्स किया, आपको एग्जेम्प्ट। सो देखो, अगर फैसिलिटी है और एम्प्लॉई को एजुकेशन मिल रहा है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। तो क्या हो जाएगा बोलो? एग्जेम्प्ट। बट अगर एजुकेशन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई के बच्चों को मिल रहा है। अब यहां पे मैं दो एग्जांपल आपको दे सकता हूं। नंबर वन, समझो कोई इंस्टीट्यूट है विच इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ओनली। मतलब मैं एम्प्लॉयर हूं, आप सब एम्प्लॉई हो, मैंने क्या बोला, आपके बच्चों को मेरी स्कूल में भेज देना, मैं आपसे कोई फीस नहीं लूंगा, या फीस लूंगा लेकिन कम कम लूंगा, कंसेशनल रेट पे दूंगा। या फिर कहने से मैंने किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है। आज मैंने एक स्कूल को जाके बोल दिया कि 100 सीट्स रिजर्व करके रख देना, मेरे यहां पे जितने भी एम्प्लॉई है उनके बच्चे पढ़ने आएंगे। अब वो स्कूल कहने से बिल मुझे भेजेगा, मेरे नाम पे होगा, तो इट्स अ फैसिलिटी। या अगर मेरी खुद की स्कूल है, कहने से इट्स अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड। सुन रहे तुम लोग? अब यहां पे वापस से एक कॉन्सेप्ट के दो व्यूज आने वाले हैं, ध्यान से समझना। बच्चों को जब एजुकेशन मिल रहा है तो एक व्यू क्या है, आप मार्केट वैल्यू ले लो ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन अ सिमिलर इंस्टीट्यूशन, और उसमें से स्टैंडर्ड एग्जम्पशन माइनस करो, 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और उसमें से माइनस करो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, जो बचा वो परक्विजिट। अब ये 1000 रुपीज को लेके दो व्यूज हैं, दोनों व्यूज के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझो ये एम्प्लॉयर है और यहां पे एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई कौन है अपने एग्जांपल में? वरुण। अब वरुण के टोटल 3 बच्चे हैं, छोटा वरुण 1, छोटा वरुण 2 एंड छोटा वरुण 3। ये एम्प्लॉयर है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड की खुद की एक स्कूल है, एबीसी स्कूल करके। पहला जो बच्चा है वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, सेकंड बच्चा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, एंड तीसरा बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। अब ये जो स्कूल है एबीसी स्कूल, इसकी 5th स्टैंडर्ड की फीस है 5000 पर मंथ, इसकी 4th स्टैंडर्ड की फीस है 2800 पर मंथ, और सेकंड की फीस है 900 पर मंथ। अब और एक स्कूल है XYZ करके। XYZ स्कूल जो है वो कोई और स्कूल है, सिमिलर इंस्टीट्यूशन है। इसकी 5th की फीस है 6000 पर मंथ, 4th की फीस है 2600 पर मंथ, और सेकंड की फीस है 950 पर मंथ। और वरुण से जो अमाउंट रिकवर किया जा रहा है, हर एक बच्चे के लिए 100 रुपया लिया जा रहा है उससे। कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया। अब है ना, ये 1000 के दो व्यूज। व्यू नंबर 1 कि अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज अप टू 1000, तो नो टैक्स। इफ इट इज मोर देन 1000 तो एक्सेस इज टैक्सेबल, एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल। एंड अगर 1000 है मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन, लेस देन और इक्वल टू 1000 है तो नो टैक्स, मोर देन 1000 है तो फुल्ली टैक्सेबल। अरे जैसा गिफ्ट में दो व्यूज था,
तो अब इसमें पहले व्यू के हिसाब से अगर हम चले ना, व्यू नंबर 1, तो छोटे वरुण 1 के लिए कितने पे टैक्स लगेगा? 6000 ले लो, मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन माइनस 1000, तो एक्सेस मिल गया आपको 5000 माइनस 100 रुपया, क्योंकि एम्प्लॉय से रिकवर किया गया, ये एम्प्लॉय का बेनिफिट हुआ, मल्टीप्लाई बाय 12। छोटे वरुण 2 के लिए 2600 माइनस 1000 माइनस 100 इंटू 12, एंड छोटे वरुण 3 के लिए 950 माइनस 950 इंटू 12, तो इधर तो 0 आ जाएगा फिर। और अगर मैं व्यू नंबर 2 के हिसाब से बात करूं, तो छोटा वरुण 1 जो है उसमें 6000, बट इट इज मोर देन 1000, तो इसीलिए पूरे 6000 पे टैक्स लगना चाहिए, सिर्फ एम्प्लॉय से जो रिकवरी हुई वही माइनस करेंगे। अभी 1000 का एग्जम्पशन नहीं, एक्सेस पे नहीं, फुल्ली टैक्सेबल इंटू 12। छोटे वरुण 2 के लिए 2600 माइनस 100 इंटू 12, एंड छोटे वरुण 3 में आपको एग्जम्पशन मिलेगा 950 इंटू 12, ये तो 0 हो गया। आ रहा है समझ में कि नहीं समझा? इंस्टीट्यूट हर एक क्वेश्चन सॉल्व करता है एज पर व्यू नंबर 2, सेम गिफ्ट की तरह रहे, और व्यू नंबर 1 पे वो लोग नोट देते हैं। सो अब अपने को जब पता है इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, तो वही अपने को भी करना है। अब इसमें ना एक एमसीक्यू पूछा हुआ है। एमसीक्यू का आंसर ऐसे तो उन्हें दोनों देने चाहिए थे, बट आप अगर व्यू नंबर 1 के हिसाब से करोगे ना, तो आपका आंसर नहीं आएगा, व्यू नंबर 2 करोगे तो ही आंसर आएगा। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि व्यू नंबर 2 ही फॉलो करो हमेशा से। समझा कि नहीं? सो ये एक एमसीक्यू भी है अपने पास, जिसमें आप व्यू नंबर 2 करोगे तो ही आपका आंसर टैली होगा, नहीं तो नहीं आएगा। सो ये आपका बच्चों के लिए पॉइंट हो गया। और एक चीज सीखने जैसी क्या है पता है यहां पे, कि बच्चों के केस में इधर ये जो 1000 का एग्जम्पशन मिलता है ना, वो 1000 का एग्जम्पशन ऐसा नहीं है कि इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रंस। 3 बच्चे थे, देखो ना, फर्स्ट व्यू के हिसाब से तीनों को 1000 का बेनिफिट मिल रहा है। जिधर अपन ने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस किया था, याद है, 100 रुपया था, 2 बच्चों के लिए था। इधर ऐसा बच्चों पे लिमिट नहीं है। हाँ, एक बैच में क्वेश्चन पूछा था, सर व्हाई वी चेक मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन। अब उसका इतना कोई बड़ा रीजन नहीं है मेरे पास, बट आई कैन एक्सप्लेन कि आज अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर समझो 10,000 एम्प्लॉइज। अब मेरे को पता है कि मेरे एम्प्लॉइज के बच्चे 10,000 एम्प्लॉइज, तो बच्चे भी ज्यादा ही होंगे, तो मैंने एक स्कूल बनाया है, सिर्फ अपने एम्प्लॉइज के बच्चों को ही एजुकेशन देता हूं, बाहर वाले अलाउड ही नहीं है उसमें। तो मैंने अपनी फीस डिसाइड ही नहीं की। तो अब मैंने अपनी जब फीस ही डिसाइड नहीं की, तो मैं कैसे टैक्स करूंगा एम्प्लॉइज को? कहने से मार्केट वैल्यू देखना पड़ेगा, और फिर सब में यूनिफॉर्मिटी हो, इसीलिए हम सबके केस में मार्केट वैल्यू ही देखते हैं। क्लियर हो रहा है? और किसी अदर फैमिली मेंबर को एजुकेशन मिला, जैसे वरुण के भाई के बच्चों को सपोज एजुकेशन दिया गया, या वरुण की स्पाउस को एजुकेशन दिया गया, तो फिर प्रोविजन सेम है जो यहां पे कॉपी पेस्ट, सिर्फ 1000 रुपीज का बेनिफिट हट जाएगा। आ रहा है समझ में? उसके बाद रीइंबर्समेंट में अगर एम्प्लॉई को एजुकेशन मिल रहा है तो इट इज एग्जाम, अदर मेंबर्स को मिल रहा है, यर अदर इंक्लूड्स चिल्ड्रन, देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आया समझ में? सो ये आपके और 2 परक्विजिट खत्म हो गए, मेडिकल एंड एजुकेशन। क्लियर हुआ? चलो पहले लिख लेंगे ये मेडिकल परक्विजिट।
मेडिकल परक्विजिट लिखेंगे, फिर ये 5th और 6th पॉइंट के बाद मैंने आपको ये वाला जो एग्जाम्पल दिया था ना, ये लिखना है। तो एजुकेशन स्टार्ट मत कर देना, पहले मेडिकल परक्विजिट लिखेंगे। हो गया ये एग्जाम्पल लिख लेंगे। चलो अभी हो गया। ये लिखेंगे एजुकेशन परक्विजिट, फिर मैंने जो एग्जाम्पल दिया था वो लिखते हैं। डन। अब ये वाला एग्जाम्पल आपको लिखना है। ये है ना दोनों व्यूज, यहीं पे लिखा है।
आंसर 79,000 आना चाहिए। आया? दूसरा इसका एक्चुअली में आंसर देना चाहिए था 67,000, 12,000 वो हजार माइनस करके, पर वो तुम देखोगे तो ऑप्शन में ही नहीं है अपने पास, नहीं तो एक्चुअली में इसके दो आंसर्स होने चाहिए वैसे तो। आया समझ में? चलो अब तुम ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी सॉल्व करना है, पेज नंबर 4.8 पे है। इसका आंसर इन्होंने थियोरी फॉर्मेट में लिखा है। पॉइंट 1A क्या टैक्सेबल है नॉट टैक्सेबल है, थियोरी में लिखा है इन्होंने आंसर। ठीक है, आप सोच लो, फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। घर पे लिख लेना आंसर। हाँ, अपने को थियोरी फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, मतलब हो सके तो थियोरी फॉर्म में लिखो, नहीं तो आप वो भी बनाओगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज़ का कॉलम, बट फिर आपको पर्टिकुलर्स कॉलम में चीज़ें बस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वो भी चलेगा। आप लोग देख लो क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल होनी चाहिए, क्या क्या एग्जेम्प्ट, फिर अपन डिस्कस करते हैं। चलो करे डिस्कस अपन। बोलो फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, सेकंड, थर्ड पेमेंट ऑफ प्रीमियम मेडिक्लेम, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है टैक्सेबल, ये नोट नंबर 1 में आएगा, इसमें नहीं आएगा अपना टैक्सेबल। ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अब जरा बराबर से पढ़ो। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंसेस 1,05,000 रुपीज का है। नीचे ना नोट दिया है आपको कि लिमिट एज पर आरबीआई फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टेज USD 2,50,000। तो कहने से आपने लिमिट के अंदर ही किया है खर्चा, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। और ये जो है ना ट्रैवल, इसके लिए आपको दोनों व्यूज लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अपने को बाकी इनकम कुछ नहीं दी है। कि आपका अगर ग्रॉस टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs, देन दिस एंटायर अमाउंट इज एग्जेम्प्ट, नहीं तो ये एंटायर अमाउंट टैक्सेबल है। बोलो समझा? पक्का क्लियर हुआ? यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था 8 मार्क्स के लिए। ये देखो ऐसा उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। समझा? कुछ डाउट? क्लियर है यहां तक सब चीजें? अब ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13, फिर क्वेश्चन 14, वो भी एक बार देख लो। 14 में एक चेंज करना है। ये आपका फर्स्ट कॉलम बनेगा, मतलब ये नेम ऑफ एम्प्लॉई पहला कॉलम है ये, फिर 3 एम्प्लॉयज़ है Z, A और B, ऐसा है। तो ये पूरा फर्स्ट कॉलम इधर आ गया, ऐसा समझ लो। समझा? कर लो सॉल्व, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, सॉल्व ही कर लो। 13 14 दोनों सॉल्व कर लो।
सर इसका थर्ड पार्ट में 15 मई से 31 मार्च तक लेने, नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर का। कल ही तो सिखाया था आपको। मई से मतलब 15 मई से 14 मई तक आएगा नेक्स्ट ईयर। कंप्लीटेड ईयर ठीक। वैसा देखना है, मार्च वार्च एंडिंग आएगा ही नहीं इधर। सर, बोलो। ये 14% में जो थर्ड पार्ट में नीचे लास्ट लाइन दी है ना कि दिस एसेट्स वर यूज फॉर बिजनेस पर्पस, अगर ये प्राइवेट पर्पस के लिए होता, लाइक पर्सनल यूज के लिए होता, तो फिर अपन वो जो 10% निकालते वैल्यू, तो अपन जो दोनों का परक्विजिट वाले का दोनों को ऐड करके दिखाएंगे एंड में, कि दोनों को अलग अलग ही दिखाना अलग पड़ेगा? अलग, पहले अलग अलग दिखाओ। उसमें यूज ऑफ मूवेबल असेट आएगा और सेल ऑफ मूवेबल असेट आएगा। आया आंसर्स सारे आप लोगों को? चलो यहाँ पे ध्यान दो अभी। पे अटेंशन। अब अपन नेक्स्ट परक्विजिट जो डिस्कस करने वाले वो है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। बोलो क्या दे दिया? अकोमोडेशन। थोड़ा सा ध्यान देना, ये परक्विजिट एक इम्पॉर्टेंट परक्विजिट है। मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप एम्प्लॉई हो। समझो मैंने आपको एक घर दे दिया है जो आप अभी यूज़ कर रहे हो। अब अगर मैंने आप लोगों को घर दिया, घर या तो फर्निश्ड हो सकता है या तो अनफर्निश्ड घर हो सकता है। अनफर्निश्ड का मतलब है मैंने आपको सिर्फ घर ही दिया है। फर्निश्ड का मतलब है कि मैंने आपको घर के साथ साथ वो घर के अंदर कुछ असेट्स भी दिए, जैसे टीवी हो चुका, एसी, फ्रिज, ये अपना सोफ़ा, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड की हैं। सो घर या तो फर्निश्ड होगा या तो अनफर्निश्ड। अगर घर अनफर्निश्ड है, सिर्फ घर ही दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। ये कब? जब घर अनफर्निश्ड होगा। बट अगर फर्नीचर दिया है तो कहने से आपको ज्यादा अमाउंट पे टैक्स आना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए बेनिफिट भी दो हो गए, घर भी बेनिफिट हुआ और फर्नीचर भी बेनिफिट हुआ। अगर सिर्फ घर दिया है तो घर के ऊपर टैक्स, घर के साथ साथ मैंने आपको, तो हम ऐड करेंगे क्या? फर्निशिंग चार्जेस। क्या ऐड करेंगे बोलो? फर्निशिंग चार्जेस। अब फर्निशिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब मैंने आपको जो घर दिया है वो फर्निश्ड है। अगर सिर्फ घर है तो घर की वैल्यू निकालेंगे, फर्निश्ड घर है तो घर की वैल्यू प्लस फर्निशिंग चार्जेस ऐड करेंगे, एंड फिर हम माइनस करेंगे क्या? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। तो अपने को मिल जाएगा पीवी। पीवी का मतलब परक्विजिट वैल्यू। अब हम बात करते हैं फर्निशिंग चार्जेस की। फर्निशिंग चार्जेस में पहले डिस्कशन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन देखते हैं अकोमोडेशन के लिए कितने पे टैक्स लगता है। फर्निशिंग चार्जेस में रूल बहुत सिंपल है, तुम्हें पहले से ही आता है वैसे। फर्नीचर इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% per annum of original cost, and if furniture is hired by employer, higher charge is paid by employer. इजी है ये चीज। सो ये देखो, पहले अपन क्या निकालेंगे बोलो? वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। ये अभी सिखाऊंगा मैं आपको।
आपको अकोमोडेशन के लिए कितने अमाउंट पे टैक्स लगेगा वो अभी बाकी है अपना डिस्कशन. एड फर्निशिंग चार्जेस इफ एनी. अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो अकोमोडेशन दिया है वो फर्निश्ड है तो फर्निशिंग चार्जेस यू विल एड. ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर लेस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉई. आपको मिल जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू. तो तुम्हें फर्नीचर पे कितने अमाउंट पे टैक्स लगा वो समझ गया. इसमें कुछ एक्सप्लेन करूं मैं आपको. क्लियर है. ये तो अपना पहले ही हो चुका है. अभी तुमने मूवेबल असेट देखा ही था यूज. अब आ रहा है अकोमोडेशन. घर के लिए हम आपको कितने अमाउंट पे टैक्स लगाएंगे. तो इधर देखो, आपको एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन दिया है. अब क्या चेक करो कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो कि अदर एम्प्लॉई हो. पहले वो चेक करो. अब अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो बोलो क्या हो जाएगा. बस वो कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई नहीं करना है. वो कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई नहीं करना है. फुल्ली एग्जेम्प्ट नहीं है यहां पे. यहां पे टैक्सेबल है लेकिन है ना आपका पीवी क्या होगा. पीवी परक्विजिट वैल्यू दैट इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है. सो अपने को उधर दिमाग ही नहीं चलाना है. अपने को क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया होगा. और सेंट्रल गवर्नमेंट वो चीज को बोलता है लाइसेंस फीस. बोलो क्या बोलता है. तो आपको लाइसेंस फीस क्वेश्चन के अंदर दी होगी. आपको बस वो टैक्स करना है. बस एक गलती मत करना. लाइसेंस फीस इज परक्विजिट वैल्यू only for accommodation. If furnished accommodation is provided to government employee, then in license fees you will add furnishing charges. So for license fees is not value of accommodation for furnished accommodation. It is only value of accommodation. समझा मैंने क्या बोला. accommodation के लिए ही लाइसेंस फीस है. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है तो लाइसेंस फीस में यू विल एड व्हाट फर्निशिंग चार्जेस. सो फर्निशिंग चार्जेस अलग से ऐड होगा. वो गलती मत करना. दिस इज ओनली वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन. अब आपको मेजॉरिटी क्वेश्चंस अदर एम्प्लॉइज पे ही आने वाले हैं. तो अदर एम्प्लॉइज के केस में अब आपको चेक क्या करना पड़ेगा कि जो अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है क्या वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है कि फिर वो हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है. एम्प्लॉयर ने खुद का अकोमोडेशन आपको दिया है या एम्प्लॉयर खुद पहले भाड़े पे लेके आया अकोमोडेशन और आपको दिया है. अब अगर एम्प्लॉयर का खुद का अकोमोडेशन आपको दिया है तो आपको यह चेक करना है कि आपको कौन से सिटी में ये दिया हुआ है अकोमोडेशन. वहां की पॉपुलेशन कितनी है. अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो आपको अलग अमाउंट पे टैक्स लगेगा. 15 लाख से ज्यादा है और लेस देन 40 लाख है तो अलग अमाउंट पे टैक्स लगेगा. एंड पॉपुलेशन अगर 15 लाख या उससे कम है तो अलग अमाउंट पे टैक्स लगेगा. आप सोचो जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा वहां पे अगर एम्प्लॉयर आपको घर दे तो कहने से आपका ज्यादा रेंट बच गया. क्योंकि जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा कहने से वहां पे रेंट भी ज्यादा होगा. तो आपका ज्यादा रेंट बच गया. आपको नहीं भरना पड़ा क्योंकि आपको एम्प्लॉयर ने घर दे दिया है. तो ज्यादा रेंट बचा इसका मतलब परक्विजिट भी कहने से ज्यादा होगा वहां पे आपके लिए. नहीं समझा क्या. तो अब कितने अमाउंट क्या परक्विजिट लेंगे हम यहां पे. तो इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 40 lakhs आपको 10% ऑफ सैलरी पे टैक्स करना पड़ेगा. सैलरी लो और उसका 10% लो. दैट इज योर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन. इफ पॉपुलेशन इज इन बिटवीन 15 to 40
then it is 7.5%, and if it is less than or equal to 15, then it is 5%. और अगर 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 हायर्ड है, हायर्ड तो एक चीज तो आ ही जाएगी क्या, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, कितना एम्प्लॉयर ने हायर चार्जेस पे किया। बट अब है ना, एक गलती जो तुम्हारे साइड से होती है वो ये है, तुम इधर सिर्फ हायर चार्जेस ही याद रखते हो, इधर हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। कैसे याद रखो पता है, दोनों जगह पे मैक्सिमम देखो 10% तक ही टैक्स लग सकता है, इधर भी मैक्सिमम 10 तक ही जा सकता है, तो इधर भी कहना ही से वो रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ेगा अपने को। आ रहा है समझ में? ये देखो, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो लाइसेंस फीस इज टैक्सेबल एज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अदर एम्प्लॉय हुआ एंड ओन्ड हुआ, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, पॉपुलेशन देखो कितना है एंड अकॉर्डिंगली टैक्स कर दो 10, 7.5 एंड 5%। पॉपुलेशन जो है ना वो आपको देखना है एज पर 2011 सेंसस। पहले ये 2001 था, अभी उसको चेंज किया उन्होंने, ये लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है। पहले 2001 के सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन था वो देखना था, अब 2011। देखो सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये सब तो पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा ही है, तो वो नहीं देंगे आप लोगों को वहाँ पे पॉपुलेशन, तो इट इज़ अज्यूम्ड कि 40 लाख से ज़्यादा ही है। और क्वेश्चन में इन केस अगर नहीं समझ रहा है ना तुम्हें, तो जस्ट राइट अ अजम्पशन कि पॉपुलेशन इज अज्यूमिंग पॉपुलेशन इज मोर देन 40। हायर्ड है, हायर्ड तो कितने पे टैक्स आएगा, हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। पहले इतना समझ में आया? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब अपने को सैलरी का मीनिंग चाहिए। हमने बहुत बार सैलरी का मीनिंग देखा है अभी तक, अभी एक लास्ट टाइम ये सैलरी का मीनिंग चाहिए अपने को, इसके बाद अपने को सैलरी का मीनिंग कभी नहीं चाहिए होगा। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक जो अपने को सैलरी का मीनिंग चाहिए था, तुम समझो हमें चाहिए था टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। ग्रेचुइटी में चाहिए था टू कैलकुलेट एग्जम्पशन, एचआरए में चाहिए था टू कैलकुलेट एग्जम्पशन, प्रोविडेंट फंड में चाहिए था टू कैलकुलेट एग्जम्पशन, लीव एनकैशमेंट, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी में भी सैलरी चाहिए था टू कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। नाउ अंडरस्टैंड, हियर purpose of salary is to calculate how much amount is taxable, because 10% of salary is not exempt, it is taxable। तो इसीलिए यहां पे सैलरी का मीनिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, एक डिफरेंट मीनिंग ही दिया है। और तुम सोचो क्या किया होगा, यहां पे कम चीजें रखी होगी कि ज्यादा चीजें? ज्यादा चीजें रखी होगी। सैलरी का मीनिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, यहां पे अलग ही मीनिंग दे दिया इन्होंने। देखो क्या लिखा है, सैलरी मीन्स ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स विच आर टैक्सेबल एंड क्रेडिटेड टू योर नॉर्मल बैंक अकाउंट। नॉर्मल बैंक अकाउंट का मतलब है ऐसा बैंक अकाउंट जहां से आप पैसा विड्रॉ एंड डिपॉजिट कभी भी कर सकते हो, दैट इज अ नॉर्मल बैंक अकाउंट। एक्सक्लूडिंग 4 थिंग्स, डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी एंड टैक्सेबल परक्विजिट। ये 4 चीजों को छोड़ दो, प्लस जो चीजें टैक्सेबल है एंड नॉर्मल बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, वो सारी चीजें उठा लेनी है। अब मैं यहां पे आपको सैलरी का मीनिंग बताता हूं। मैं देखो इसमें एग्जांपल ही दे सकता हूं क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या नहीं। चलो पहले तो बहुत सिंपल बोलो, बेसिक सैलरी। क्या ये मॉनिटरी अमाउंट है? बोलो। टैक्सेबल भी है, तो इसको हमें लेना पड़ेगा सैलरी में। डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स, ये भी हम लेंगे। डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म्स, ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। कमीशन
बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर ले लेंगे, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ये भी लेंगे, बोनस ये भी ले लेंगे, एडवांस सैलरी ये नहीं लेंगे, अरियर्स ऑफ सैलरी ये भी नहीं लेंगे। अच्छा सुनते जाना अभी, अलावेंसेस, अलावेंसेस आंसर इज लेंगे, बट क्या पता है, ओनली द टैक्सेबल पोर्शन। अरे जो आउटर कॉलम में आएगा वो नहीं समझा। चलो नेक्स्ट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू recognized provident fund more than 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कल ही पढ़ा था अपन ने, 12% ऑफ सैलरी से ज्यादा टैक्सेबल है, तो इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? ये आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है। अंडरस्टैंड, पीएफ अकाउंट इज योर स्पेशल बैंक अकाउंट, वहां पे आप पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉ कभी भी नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? अच्छा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ मोर देन 9.5%, बोलो इसको कंसिडर करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, क्योंकि सेम ऊपर जो रीजन दिया वही। अच्छा, कोई भी टाइप का परक्विजिट वो भी हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसको तो एक्सक्लूड ही किया है। अब मैं क्या एडवाइस करूंगा पता है आपको, जब भी आपको क्वेश्चन में ये अकोमोडेशन आ जाए ना, अकोमोडेशन, आप है ना ये वाला पार्ट सबसे लास्ट में सॉल्व करना। लास्ट मतलब कहां पे? ग्रॉस सैलरी लिखते हो ना, उसके जस्ट ऊपर। क्यों? पहले सब चीजें टैक्स कर दो ना, तो अब आपके लिए सैलरी का मीनिंग निकालना बहुत इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 बार कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो सबसे लास्ट ग्रॉस सैलरी के जस्ट ऊपर आएगा अकोमोडेशन वर्किंग नोट, खत्म। समझा कि नहीं? तो ये आपके सैलरी का मीनिंग है, और वहां से आपको मिलेगा यहां से वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन यहां पे लिखेंगे, एड फर्निशिंग चार्जेस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हायर्ड लेस रिकवरी, परक्विजिट वैल्यू मिल गया। याद रखना, इधर अपने को सैलरी चाहिए ताकि हम कैलकुलेट करें कितना टैक्सेबल है। ये टैक्सेबल अमाउंट है। क्लियर? अब ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ यहां पे। इसी में अब दूसरा पार्ट आता है होटल अकोमोडेशन करके। क्या आता है बोलो? मतलब क्या कि आपको स्टे दिया है, कहां दिया? होटल में। अब जब आपको होटल में अगर स्टे दिया है तो क्वेश्चन ये पूछने का कि होटल में स्टे क्या रीजन के वजह से दिया है। अगर आपको होटल में स्टे दिया है फॉर ऑफिस पर्पस, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑफिस अभी मुंबई में है, आपको ऑफिस के काम से दिल्ली जाना पड़ा, आपको वहां पे उन्होंने होटल में स्टे दिया। अगर आपको होटल में स्टे दिया है क्यों? ऑफिस के काम के लिए, देन यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, इट इज एग्जेम्प्ट। बहुत लॉजिकल है ये चीज। अगर आपका एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है? ट्रांसफर। समझो कि आप अभी रहते हो मुंबई में, आपको आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई तुझे बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ेगा। अब आपको एम्प्लॉयर ने ऐसा बोला है कि भाई बैंगलोर में है ना, हम तुझे घर देंगे, बट अभी घर अरेंज हुआ नहीं है, और जब तक घर अरेंज हुआ नहीं है तुझे एक होटल में रुकना पड़ेगा। तो आप होटल में रुक रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हुआ है। अब अगर आपका होटल में स्टे 15 दिन तक होगा, 15 दिन मतलब 15 दिन तक आपको होटल में रखा, 15 दिन के अंदर ही आपको एक घर लेके दे दिया वहां पे, और अब आपको घर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो 15 दिन तक हम तुम्हें कोई भी अमाउंट पे टैक्स नहीं लगाएंगे। बट इफ योर स्टे एक्सीड्स 15 डेज, उधर साइन आएगा बाद में कर लेना, एक्सीड्स 15 डेज मतलब अगर आपको होटल में रखा समझो 25 दिन के लिए, तो अब आपको टैक्स 25 के 25 दिन के लिए लगेगा।
ऐसा नहीं है 10 दिन का टैक्स, 25 दिन का टैक्स। 25 के 25 दिन, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, टैक्सेबल फॉर ऑल डेज। कितने पे टैक्स लगेगा? तो आप कितने दिन होटल में रुके, तो 25 दिन की पहले सैलरी ले लो। सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब है सेम एज अबाउ। अरे अभी जो पढ़ा है ना फ्रेंड्स, वही सैलरी का मतलब है। सैलरी कितने दिन की लोगे? जितने दिन होटल में रुके। जैसे मेरे एग्जांपल में 25 दिन, उसका 24% ले लेना। 24% किसका? सैलरी का। एंड कंपेयर करना हायर चार्जेस पेड टू होटल। होटल को चार्जेस एम्प्लॉयर ने भरे होंगे, दोनों में से जो लोअर आया वो सिलेक्ट करो एंड अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस करके परक्विजिट वैल्यू मिलेगा। अब तुम्हारा एक डाउट यहां पे ये होना चाहिए, सर इतना ज्यादा अमाउंट पे टैक्स क्यों? 24% पे टैक्स क्यों? इधर मैक्स टू मैक्स 10% था ऊपर, इधर 24% पे टैक्स। क्यों 24%? क्योंकि तुम समझो होटल्स एंड होटल्स वो फर्निश्ड होती है। आप होटल के केस में अलग से कोई फर्निशिंग चार्जेस ऐड नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए इन्होंने क्या कर दिया, वो 24% बढ़ा दिया। उसमें आपका फर्नीचर का भी चार्ज आ गया, उसमें कोई अलग से थोड़ी ऐड होगा, ओन्ड बाय वो थोड़ी आएगा ही। समझा कि नहीं समझा? एंड अगर आपको कोई अदर रीजन के वजह से होटल में स्टे दिया है, समझो आप कहीं घूमने गए थे वेकेशन पे और होटल में आपको स्टे दे दिया, तो फिर सेम टैक्सेबिलिटी जो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई 15 दिन का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप 10 दिन भी रहे तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सो ये आपका सेकेंड पार्ट है होटल अकोमोडेशन। थर्ड पार्ट आ रहा है यहां पे डबल अकोमोडेशन। अब ध्यान से सुनो, ये पार्ट क्या है डबल अकोमोडेशन। तो समझो वरुण जो है वो अभी मुंबई में काम कर रहा है, वरुण को एम्प्लॉयर ने यहां पे एक घर दिया है। अब वरुण को बोला है कि आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर। कहां पे? पुणे। अब पुणे में इसको बोला कि हम तुझे घर प्रोवाइड करेंगे, पर तुम समझो कि आज वरुण जो है उसकी फैमिली यहां पे रह रही है, उसके बच्चे यहां पे हैं, उनकी स्कूल यहां पे चल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि वरुण को थोड़ा सा टाइम जाए अपनी फैमिली को शिफ्ट करने में। तो आज एम्प्लॉयर ने, वरुण ने एम्प्लॉयर को बोला कि देखो मैं तो चला जाऊंगा पुणे इमीडिएटली, क्योंकि अपने को मेरे को काम वहां पे करना है, बट मेरी फैमिली को थोड़ा सा टाइम जाएगा शिफ्ट होने के लिए। अब ये चीज गवर्नमेंट भी समझता है कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम तो मिलना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने में। तो अब वरुण को बोला मैंने कि तू यहां पे जो घर है ना वो रहने दे, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने जो दिया है उसमें आपकी फैमिली को रहने दो, आप चले जाओ पुणे, पुणे में मैं आपको दूसरा घर देता हूं, आप उसमें रुको। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय के पास 2 घर हो गए, सो डबल अकोमोडेशन है। अब अगर डबल अकोमोडेशन है, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पे गवर्नमेंट भी क्या बोल रहा है कि देख एम्प्लॉय, हम तुझे एक सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं एंड दैट इज 90 डेज। कितने डेज का टाइम दे रहे हैं? 90 डेज का हम टाइम दे रहे हैं। 90 डेज तक अगर तेरे पास 2 घर है, हम तुझे टैक्स दोनों में से किसी भी एक पे ही लगाएंगे। या तो तू पुणे वाले पे टैक्स भर या तो मुंबई वाले पे। तो सिंपल, दोनों का पीवी कैलकुलेट करो, जो लोअर आया वो भरो। नहीं समझा? लेकिन अगर 90 दिन के बाद भी तेरे पास 2 घर होंगे तो फिर तुझे टैक्स दोनों घर पे लगेगा। तो फिर तुझे टैक्स दोनों घर पे लगेगा। सो ये देखो, फॉर फर्स्ट 90 डेज टीवीओपी क्या है? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बैठ रहा है दिमाग में? टीवीओपी शैल बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज वैल्यू ऑफ ओल्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ न्यू अकोमोडेशन, जो भी लोअर आया वो लिस्ट। 90 डेज के बाद दोनों पे टैक्स लगेगा। आ रहा है समझ में? अब इसका एक फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट अभी आप सिर्फ लिख लोगे,
समझेगा नहीं आपको। ये आप पढ़ोगे अंडर कैपिटल गेन्स, रेफर कैपिटल गेन्स। तो ये कैपिटल गेन्स जब चैप्टर होगा ना आपका, उसके बाद आपको ये पार्ट समझेगा। अभी सिर्फ लिख लोगे आप लोग, क्योंकि वो कनेक्टेड है उससे। सो अपन ने ये टोटल 4 पार्ट में डिस्कशन किया है। एक अकोमोडेशन दिया, उसका क्या होगा। दूसरा होटल में स्टे दिया, उसका क्या होगा। डबल अकोमोडेशन होगा तो क्या होगा। और ये लास्ट पार्ट अपना आया समझ में। सैलरी का मीनिंग बस यहाँ पे मेन है, बाकी तो प्रोविजन याद रखना है अपने को। सैलरी का मीनिंग याद रखना है मेन तो। चलो हेडिंग दे दो, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। इसमें सिर्फ एक ये भूलना नहीं, साइन आएगा मोर देना इधर, वो भूलना नहीं। डन। चलो अभी मैं आप लोगों को एक सम समझा के होमवर्क में ही दे रहा हूँ। ये करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पे करके आराम से घर पे करो। मैं समझा देता हूँ आपको कुछ चीज़ें। आपके एंड पे ये सम सॉल्व करना, मंडे अपन डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये सम में ना, ये सम में एक तो डियरनेस अलाउंस का पॉइंट दिया है। ये सम में लिखा नहीं है कि वेदर इट इज इन टर्म्स के नॉट इन टर्म्स। जब भी क्वेश्चन में लिखा ना हो, आप अपना अजम्पशन ले सकते हो। आपको जो अज्यूम करना है वो कर सकते हो, पर उसके रिलेशन में नोट आनी चाहिए। बराबर। अब सबका अपना आंसर सेम आए विथ आईसीएआई। आईसीएआई ने अज्यूम किया है नॉट इन टर्म्स, बट इन टर्म्स भी लोगे तो भी दिक्कत नहीं है। बट अपन सबका आंसर अपना भी सेम है, इसीलिए इन टर्म्स नॉट इन टर्म्स अज्यूम करके सॉल्व करेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सम में एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिए एम्प्लॉई को। अब यहां पे मैंने आपको पहले भी बोला था, गिफ्ट नॉन मॉनिटरी अगर होगी तो इंस्टीट्यूट सम सॉल्व करता है एज पर व्यू नंबर 2। तो वापस से मैं बोलूंगा, सबका आंसर सेम आए, इसीलिए वी विल फॉलो व्यू नंबर 2। लास्ट पॉइंट ये सम में, हिज कलीग्स ऑल्सो गिफ्टेड हिम टेलीविजन वर्थ 50,000 फ्रॉम देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। कलीग्स का मतलब है जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने भी टीवी गिफ्ट किया है आपको, टेलीविजन एलसीडी। हाँ, तो ये चीज़ पहले तो आप समझो सैलरी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर से आया नहीं है। तो ये आपको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं है, प्लस आपको कोई और हेड्स में भी टैक्स नहीं लगेगा। और हेड्स में टैक्स नहीं लगेगा, उसका रीज़न मैं आज आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वो जब हम अदर सोर्स चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा ये चीज़ का। इन शॉर्ट, कलीग से टीवी मिला, आपको कोई भी हेड के अंदर
टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये आपका एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान में रखना, फॉर्मेट आप सबको पता है, पहले नेम ऑफ एम्प्लॉई आएगा, फिर आएगा कंप्यूटेशन वाला पॉइंट, पर्टिकुलर्स, एक इनर कॉलम आएगा अमाउंट के लिए और एक आउटर कॉलम। सुनो अभी, जैसे बेसिक सैलरी दी है तो लिखो ना डायरेक्टली आउटर कॉलम, बट अब आपको पता है ग्रेचुइटी दी है, ग्रेचुइटी, तो यू राइट इन इनर कॉलम, फिर माइनस करो एग्जम्पशन, बट एग्जम्पशन के लिए यू मेक अ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जब आप जाओगे ना तो आपको उधर जो भी वो एग्जम्पशन की लिमिट्स हैं वो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो जैसे आप वर्किंग नोट बना रहे हो तो एग्जम्पशन इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, समझ में आ रहा है? और फिर लिमिट नंबर 1, लिमिट नंबर 2, लिमिट नंबर 3, फिर जैसे अपन ने ग्रेचुइटी का सम सॉल्व किया था वो वर्किंग नोट बनेगा। फिर इधर समझो लीव एनकैशमेंट है तो इधर लिखो लीव एनकैशमेंट, कितना मिला लेस एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन के लिए बनाने का वर्किंग नोट। बैठा दिमाग में? ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्क कर लेना आप लोग, पेज नंबर 4.12 पे। अपन मंडे अभी कंटिन्यू करेंगे, बहुत हैवी हो जाएगा नहीं तो परक्विजिट्स। बराबर? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया? हाँ, मंडे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं अगर ये वीक में आपका संडे कुछ लेक्चर नहीं रहा तो अपन ले लेंगे लेक्चर। बाय बाय फ्रेंड्स। एक ही समय आज होमवर्क में। हाँ, वो एक थियरी वाला लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर मंडे है, कल गैप आ रहा है तो आप चीज़ें भूल जाओगे, तो प्लीज़ एक बार रिवाइज करके आना, क्योंकि मुझे फिर सम्स करवाने हैं इसीलिए मंडे को। बाय बाय।